सूरत में जब हम मौजूद हैं और यहाँ पर कपड़े की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और हमारे साथ जब बेहद ही खास मेहमान मौजूद हो, ऐसी वैसी मेहमान नहीं बल्कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, रेल डिपार्टमेंट भी उनके पास है, कपड़ा डिपार्टमेंट भी उनके पास है, सूरत की बहुत ही जानी मानी नेता भी हैं। और अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूं तो देखिए, वार्ड प्रमुख से जब सफ़र शुरू होता है किसी महिला का और राजनीति में वो आगे बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते सांसद से लेकर मंत्री तक ये सफ़र तय किया है। 2014 के चुनाव में हमारे साथ जो बेहद ही खास मेहमान हैं, उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, एक रिकॉर्ड बनाया था। ये भी जानते हैं ज़रा वो किसका रिकॉर्ड था, दिलचस्पी लगेगी आपको ये जानने में। हमारे साथ दर्शना बेन जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शना जी डीडी न्यूज़ के इस खास कॉन्क्लेव में। किसका रिकॉर्ड तोड़ा था 2014 में आपने? माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के रिकॉर्ड के बाद में 5,33,190 वोटों से मैं जीती थी 2014 का चुनाव। जब हम लोगों ने तय कर लिया था कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री जी बनेंगे, तो ये सब उनकी साथ में बढ़ी हुई हम लोगों के ग्राफ है कि प्रधानमंत्री बनाने के उत्साह में सूरत की जनता ने हर एक 100 में से 76 वोट्स मुझे दिए और वो सिलसिला चलता रहा। 19 के चुनाव में भी ये 76.78% तक रहा। तो ये बैलेंस हम लोगों ने संभाल के रखा हुआ है कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद करती है। तो दर्शना बेन, क्या वजह रही इतना बड़ा रिकॉर्ड? 5 लाख से ज़्यादा मत जनता ने आपको दिए। सूरत इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ और इन्हीं के कारण यहाँ पे डबल इंजन की नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ पे आफत भी बहुत आई, प्लेग भी आया, बाढ़ भी आई, डिज़ास्टर बहुत सारे हुए, धरतीकंप भी आया, लेकिन एक फिनिक्स पंखी की तरह सुरतियों का जो मिजाज है वो वहाँ से उभर के उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ते हुए काम चालू रखा। तो इसी का परिणाम है कि यहाँ पे लोग मिलजुल कर, जैसे सूरत को मिनी भारत कहा जाता है, एक भी प्रांत ऐसा नहीं है कि जहाँ से लोगों ने यहाँ पे अपनी कर्मभूमि नहीं बनाई। और इसी के कारण ये हुआ है कि ये मिनी भारत वाले मॉडल में जो भी डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट और इसके साथ में सूरत की जनता ने प्यार भी बहुत दिया, प्रधानमंत्री जी के काम को सराहा भी बहुत और उन्होंने जो जो इच्छाएँ व्यक्त की वो क्रमशः उनकी पूरी होती गई। तो ये जो आपने ट्रिपल इंजन का जो नारा दिया, ये तीसरा इंजन कौन है? कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन हमारा पिरामिड कैसे बनता है, जैसे मेरे कॉरपोरेशन के सभी मेरे कॉरपोरेटर, इसके बाद में मेरे 7 एमएलए और इसके बाद में मैं सांसद। तो जब महिलाओं को टिकट मिलती है, जब पहली बार 2009 में टिकट मिली थी तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे गुजरात में 3 महिलाओं को टिकट दिया था और 100% रिजल्ट। मैं जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा और महामंत्री हम दोनों को टिकट मिला था, 100% रिजल्ट। इसके बाद में 2014 में ये 4 महिलाओं को टिकट मिला और चारों जीत कर आई और उन्होंने जब अपनी बड़ोदरा वाली सीट खाली करी वो भी महिलाओं को दिया, तो हम लोग 3 में से 5 हुई। और इसके बाद में जब हम 2019 का चुनाव लड़े तो हम लोग 6 थी और 6 को 6 हम जीत कर आई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है कि जहाँ 7 एमएलए बीजेपी विन होते हैं वहाँ पे ही महिला को टिकट देते हैं और सिर्फ देने के लिए नहीं जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता। जैसे मेरे परिवार में पहले भी कोई नहीं था, इसके बाद भी कोई नहीं आने वाला है, तो ऐसी महिला जो पहले से राजनीति में संगठन के माध्यम से, महिला मोर्चा के माध्यम से जुड़ी है, उनको पार्टी के साथ में मैं बड़ी हुई। जैसे पार्टी बड़ी होती गई, मैं बड़ी होती गई, अपनी विचारधारा को समझती गई, उसको लोगों तक लेके चली गई। जब जो भी जिम्मेदारी मिली उसको अच्छे तरीके से निभाया और इसमें जो हमारी पार्टी विद द डिफरेंस की जो विचारधारा थी उसको लोगों तक लेके गई, महिलाओं को इसी तरह तैयार किया। और हम लोग आबादी के आधे लोग हैं, तो महिला जब जुड़ जाती है तो पूरे मन से जुड़ती है और एक बात जोड़ने के बाद में वो अपना दिमाग नहीं बदलती और वो ही चीज़ हम लोगों को यहाँ कामयाब रही। हमारी यहाँ 2 एमएलए महिला थी, अभी इसके बाद में कॉरपोरेशन में 50% महिला है। तो जितनी भी कॉरपोरेटर है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी संगठन
जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो सबसे बड़ी पार्टी के संगठन में जितना महत्व महिलाओं को मिला है कहीं और पार्टी में नहीं मिला। हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करने का मौका मिला। मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी भी रही, फिर मैं केंद्र में भी जनरल सेक्रेटरी रही, जहाँ पे गुजरात मॉडल पे लोग काम करना चाहते थे। स्मृति जी के साथ में हम जब हम लोगों ने पूरे देश का ब्यौरा किया तो ये चीज़ लोगों को अच्छी भी लगी कि हमारी पैटर्न पे काम करने लगे। यहाँ पे जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 26 ज़िले और 7 महानगर उस समय थे, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए योजना बनाई थी और उसके लिए सम्मेलन करे थे। वो सम्मेलन में जाना, लोगों को लाना, महिलाओं को लाना और महिलाओं को उनकी योजना के बारे में खुद बताना, और उनको आप बताइए कि वो महिलाओं को कौन सी चीज़ सबसे बड़ी अच्छी लगी होगी। मैं ये 2014 की बात कर रही हूँ क्योंकि आपने बात 2014 सीखी, और 2014 से पहले जब हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया था, जब महिलाओं को तैयार कर रहे थे, तो सबको 2 चीज़ सबसे अच्छी लगी कि अगर स्कूल में बच्चा दाखिल होता है तो महिला माँ के नाम का ज़रूर उल्लेख होना चाहिए। मतलब पिता का नाम तो लगता है, लेकिन अगर कोई बच्चा सिंगल मदर है और महिला का नाम लिखना चाहता, माता का नाम लिखना चाहता, वो चीज़ महिलाओं को बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़ लगी उनको अच्छी, अपने नाम पे घर लेना। सबसे ज़्यादा घर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के आवास, जब किसी भी महिला का सपना होता है घर का सपना, और सब लोगों ने राजनीति भी बहुत करी। जब भी चुनाव आता है तो ये घर के नाम पे भी राजनीति हुई, लेकिन सच में अगर महिला का नाम लिखने के साथ में जो घर बने, इसमें सबसे ज़्यादा घर महिलाओं को मिले, वो योजना सबसे अच्छी रही। और तीसरी हमारी सबसे योजना अच्छी रही सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हम महिलाओं की शक्ति है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जब हमें रोटिंग फंड मिलता है, जब 15-20 महिला इकट्ठा हो जाती है और वो इतना ही फंड उनको सरकार की ओर से मिलता है और अपने आप सशक्तिकरण तरफ आगे बढ़ती है, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, घर पे काम करती है, तो वो घर में सबको जब मदद करती है तो उनका कॉन्फिडेंट लेवल अलग होता है। और वही चीज़ है जो गुजरात में महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के प्रति आदर, उनकी योजना, और इसके साथ में जब वोटिंग परसेंटेज में आप देखा जाए तो जब भी चुनाव आता है बढ़ चढ़ के महिला प्रधानमंत्री के लिए मतदान करती है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री के लिए जितना प्यार है महिलाओं के दिल में, उनकी रिस्पेक्ट है, वो सब तो दिखती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो तमाम आपने बात कही, एक जो रेशियो होना चाहिए टिकटों को लेकर, वो हमेशा सवाल खड़े करता है कि जितनी भागीदारी देनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। पूरे देश में ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ राजनीति होती है, जहाँ जहाँ महिला को एक्टिविटी करनी होती है, क्योंकि इसमें अब चुनाव लड़ने का तरीका बदल गया है कि पहले जैसे चुनाव लड़े जाते थे, उसके बाद में पैटर्न बदली गई। अब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फंडिंग ज़्यादा हो रही है, अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से जो माहौल खड़ा होता है। इसके साथ में महिला अगर कंपटीशन में आए तो उनको ये जिम्मेदारी लेने में थोड़ी परेशानी होती है। मुझे ये परेशानी कभी नहीं हुई। सूरत में मैं जब भी चुनाव लड़ी, मैं पार्टी लड़ी, पार्टी के हिसाब से मैं चुनाव, और भी पर्सनल चुनाव लड़ी थी। जब मैं राजनीति में नहीं थी और बैंक में लड़ती थी चुनाव, तो बैंक के चुनाव में हार जाने के बाद में मुझे रोना आता था, 15 दिन तक मैं उभर नहीं पाती थी। लेकिन जब भी पार्टी का चुनाव लड़ी, जब 2009 का लगी, और इसके बाद में 15 दिन 1 महीना का गैप होता है, आराम से सो जाते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंट होता है कि पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। इतने सारे मोर्चा में सबसे ज़्यादा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति, लघुमती, तो 7 मोर्चे, हमारे कन्वीनर सेल, जितने भी सेल हैं वो सब एक्टिव है। अभी 2 दिन पहले यहाँ गुजरात में चुनाव के समय में अपने आप लोग आए थे, जो कलाकारों का एक था, तो मैं कलाकार भी थी पहले, तो उनका भी नाता था कि वो लोग चाहते थे कि हम लोग किस तरह से आपसे इन्वॉल्व हो जाए, मैं किस तरह से आपको मदद करूं ये चुनाव में। तो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, संगठन सत्ता दोनों साथ में एक दो पहले पे चलती है। जितना नड्डा जी काम करते हैं इतना ही काम प्रधानमंत्री भी करते हैं, तो ये समन्वय बहुत अच्छा है। ये पहले अमित भाई ने सिस्टम करी थी, गुजरात में भी यही सिस्टम है, तो ये सिस्टम हम लोगों को लोगों तक ले जाने के लिए आसानी देता है। दर्शनाबेन, क्योंकि टेक्सटाइल मंत्री आप हैं, टेक्सटाइल को लेकर जब भी नज़र में कुछ आता है देश में तो सबसे ज़्यादा सूरत सिटी का नाम आता है। आपने खुद ही कहा मिनी भारत। विपक्ष कह रहा है कि सबसे बड़ा जो आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात में पिछले 27 साल में धीरे धीरे करके निवेश होना बंद हो गया और अब निवेश हो ही नहीं रहा। देश में सबसे पिछड़ गया निवेश के मामले में गुजरात। क्या लगता है?
कल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कैबिनेट और मेरे कैबिनेट सीनियर मंत्री जिनके पास टेक्सटाइल भी है, पीयूष जी यहाँ आए थे। हम लोग करीबन पूरे दिन के दरमियान जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ से मिले। सुबह शुरुआत करी हम लोगों ने डायमंड एंड जेम एंड ज्वेलरी, जहाँ इनका रोल बहुत बड़ा है। फिर टेक्सटाइल की बात आई, जहाँ हम तीनों सेक्टर को मिले, वीवर्स को भी मिले, बड़े एक्सपोर्टर्स को मिले, ट्रेडर्स को मिले, दुकानदारों को मिले। जहाँ राजनीति की बात करती है, पिछले 5 साल के पहले चुनाव में जीएसटी के कारण यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। वहाँ लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थी, पूरी पार्टी उमड़ पड़ी थी। यहाँ पे लोग आए थे। उसके बाद में 12 में से 12 और 16 रूरल की सीटों भी हम लेके आए थे। तो ये बार भी ऐसा ही है कि निवेश की बात करें अगर जब इंटरनेशनल लेवल पे अब देखा जाए कि ये कोविड से लोग उभर ही नहीं रहे, वहाँ हम लोग इतने हमारी इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जो भी योजना करी टेक्सटाइल के लिए, और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी की सोच थी, जो वेस्टर्न जोन या पूरे हम लोगों के वेस्टर्न जोन जहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सब प्रदेश आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग मैनमेड फाइबर में पूरी दुनिया यूज़ करती है मैनमेड फाइबर यूज़, और हम लोगों का स्टैक है सिर्फ 25% यूज़ हम लोग उसका स्टैक है। जब हमारा देश है खेती प्रधान देश, तो यहाँ कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है, तो कॉटन के ऊपर ही चलते रहे। यहाँ किसानों की आय दुगनी करने के चक्कर में हम लोगों ने जो पुरानी जो चीज़ें थी वहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर को जो अन्याय हो रहा था उसको भी हम आगे लेके गए। तो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री को छोड़ के मैनमेड, जहाँ यहाँ फार्म से नहीं, यहाँ यार्न से शुरू होता है, तो यार्न से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन, तो यहाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। उनके आंकड़े भी अगर आप निकालेंगे तो कोविड के समय में ये जो चीज़ें मीटिंग होती है वो मुंबई में होती थी, इसके बदले में यहाँ गुजरात में, सूरत में हुई। और उन लोगों ने बोला कि हम लोगों को 100 करोड़ का ज़्यादा इंक्वायरी, 400 करोड़ से ज़्यादा, बिलियन से ज़्यादा की इंक्वायरी हम लोग कर चुके हैं। और एक्सपोर्ट में जो टारगेट कॉमर्स इंडस्ट्री ने टेक्सटाइल को दिया था 400 बिलियन का, तो उसको हमने 17 दिन पहले हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। इसमें भी सूरत का रोल ज़्यादा रहा, गुजरात का रोल ज़्यादा रहा। जो मैनचेस्टर कहा जाता था अहमदाबाद, टेक्निकल टेक्सटाइल, जिसके लिए सूरत में जितनी स्कोप है, आर्मी के कपड़े यहाँ बनते हैं, कारपेट यहाँ बनती है, होम फर्निशिंग की चीज़ें यहाँ पे बनती है। तो जो वैल्यू एडिशन हुआ टेक्सटाइल में, और इसके लिए जो योजना बनी, खास करके आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए, हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव में, अमृत काल में जो प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण हम लोगों ने जो योजना PLI स्कीम हम लोग पहले लाए, और इसी के साथ में जो टैक्स के साथ में एंटी डंपिंग ड्यूटी का जो भी उन लोगों की डिमांड थी, वो सेक्टर से बात करके उनका फ़ायदा सूरत को बहुत हुआ है। ठीक है, तो ये तो टेक्सटाइल का। तो आपको लगता है कि GST, जिसको राहुल गांधी ने कल भी मुद्दा बनाया कि GST की वजह से जो उद्योगपति हैं उनका बार बार वो नाम ले रहे हैं कि जिनको फ़ायदा पहुंचा रही है सरकार, और किसान जिनको नुकसान पहुंचा रही है सरकार, इसमें कोई दम नहीं है GST। कल ही रैली थी, कल ही जो लोग वहाँ सामने थे वो कल ऑनर कर रहे थे पीयूष जी का, क्योंकि उस समय भी पीयूष जी आए थे GST का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसके साथ हमारे साथ रहे थे अरुण जेटली जी के साथ में, तो वो लोग खुद बोल रहे थे, वो लोग खुद वो पार्टी छोड़ के हमारे साथ है, वो वीवर्स हमारे साथ खड़ा है, और वो खुद तारीफ कर रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर बना है राष्ट्र का एक, जिसमें आने वाली पीढ़ी के लिए हमने अच्छे भारत का निर्माण किया है, वो भारत के निर्माण में नई पीढ़ी बहुत खुश है, जिसके उसका बिजनेस आसान होगा और उसको ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये तो टेक्सटाइल की बात है। दूसरा जो मुद्दा है, क्योंकि आपके पास रेल डिपार्टमेंट भी है, बुलेट ट्रेन का नारा बार बार गुजरात में दिया जाता है, इसलिए सब जानना तो चाह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन, लेकिन एक तरफ जब हम बुलेट ट्रेन की तरफ सोच रहे हैं, दूसरी तरफ वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन, 3 अब तक दुखद हादसे हो चुके हैं। आपको लगता है कि हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं बुलेट ट्रेन के लिए? हम लोग तैयार हैं और लोगों को धीरे धीरे आदत हो जाएगी। देखिए, इसमें मैं विषय के अंदर में राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन जब वो वंदे भारत ट्रेन बनी, वो कोच फैक्ट्री में मैं गई थी, वहाँ आप मेरे जैसी आप महिला काम करती है। जब वंदे भारत का पहला लॉन्चिंग 2 वर्जन का लॉन्चिंग हुआ गांधीनगर से मुंबई का, वो सफ़र के दरमियान प्रधानमंत्री ने कई लोगों से बात किया जो उन्होंने इन्वॉल्व थी, जो ये ट्रेन बनाने के लिए। उन्होंने बोला कि मैंने क्या ज़्यादा काम तो नहीं दे दिया, 160 की गति से काम हो रहा है। बोला नहीं, हम तैयार है, हम लोग 200 की गति से काम करने के लिए तैयार।
जापान टेक्नोलॉजी के साथ में बुलेट ट्रेन के कारण जो हुई है, ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के कारण हमारे इंजीनियर्स इतने तैयार हुए कि ये पायलट प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्निक लाते हैं, लेकिन फिर जब हमारी जनरेशन ये रेडी हो जाती है, जहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियन वहाँ जब जुड़ जाते हैं और उनसे ज़्यादा, उनसे अच्छा और उनसे जल्दी वो तैयार करने लगते हैं, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। पहले हम लोग 8 किलोमीटर की, मतलब 8 पिलर बनते थे एक महीने में, अभी 100 पिलर बन के खड़े हैं। हम लोग 26 से पहले ट्रायल दे देंगे सूरत से बिलीमोरा के बीच में। इसके पहले, इसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनके स्टेशन चाहिए, उनका डबलीकरण, उनका केबल, उसका कवच का यूज़, ये सब होने लगा है। इसके साथ साथ में वंदे भारत का जो आप लोगों ने यूज़ देखा होगा, जितने भी फॉरेन अभी लोग आते हैं या फॉरेन से आते हैं, क्योंकि सूरत की पृष्ठभूमि में ऐसा है, रूरल वाले लोग जो यहाँ पे आते हैं शादियों में, वो सब फ़ोन करके बताते हैं कि ये ट्रेन की कल्पना हमने करी नहीं थी। जब ये हिमाचल में भी चली, जो पहाड़ी क्षेत्र में चली, और फिर कर्नाटक में भी चली, और हम लोगों ने आज़ादी का अमृत काल में 75 ट्रेन का वादा किया है, वो हम पूरा करेंगे। पूरी इकोसिस्टम से काम कर रहे हैं, क्योंकि गतिशक्ति भारत के मॉडल की तरफ आगे बढ़ते हुए जो कई ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जो सालों से, जिसका खातमुहूर्त यही राहुल गांधी और सोनिया जी के कार्यक्षेत्र में हुआ था, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। क्योंकि अगर इसमें उनको पावर चाहिए, उनको लैंड एक्विजिशन चाहिए, उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट चाहिए, उसकी इकोसिस्टम के लिए जो चीज़ चाहिए वो हम लोगों ने गतिशक्ति मॉडल के माध्यम से ये हम लोगों ने फुलफिल कर लिया। दर्शनाबेन, क्योंकि आप टेक्सटाइल से लेकर तमाम विषयों पर यहाँ पर बता रहे हैं, सूरत में बैठकर हम गुजरात की छवि देखने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार एक सवाल इस पूरे चुनाव कैंपेन में आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, उस पर तो मैं दोबारा से आऊंगी आपके पास, लेकिन ये जो 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की बात बार बार हो रही है कि कहाँ गया ये पैसा, अगर फ्री भी कुछ नहीं दे रही है सरकार, कोई ऐसी स्कीम नहीं है, तो आखिर इतना कर्जा कैसे चढ़ गया? नहीं तो आप सिर्फ गुजरात के आंकड़े क्यों देते हैं, बाकी स्टेट के आंकड़े क्यों नहीं देते? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात फर्स्ट आया। जिस दिन भी वो जो हमारे पैरामीटर्स है कि जहां स्टेट का प्रोग्रेस नापा जाता है, आज ही प्रधानमंत्री जी ने जो 75,000 नौकरियां की बात चल रही थी, 71,000 नौकरियां जो आई, इसमें गुजरात ने सबसे ज़्यादा युवाओं को नौकरी दी है। तो ये जो पैरामीटर की बात है, और इसमें सिर्फ आप कर्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना निवेश आया, कैसे हमारे स्मार्ट शहर, ये सूरत की बात करिए। कल पीयूष जी बता रहे थे कि हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में 55 फ्लाईओवर बने थे, तो हम लोगों ने सोचा था कि बहुत बड़ी बात है जो आज तक पूरे नहीं हुए, और यहाँ 118 फ्लाईओवर थे। उन्होंने कल 25 गिने कि अगर सूरत के एक कोने से दूसरे कोने में जाना है तो ये स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है, यहाँ स्मार्ट सिटी में जो जो चाहिए सुविधा, वो पूरे भारत के लिए जो एक माइलस्टोन है कि यहाँ पे सीखने आते हैं लोग। अर्बन मिनिस्ट्री भी यहाँ से आती है, हमारे ही लोग हैं, इंजीनियर्स है, हमारे ही कॉरपोरेशन के अधिकारी है जो बार बार ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में वहाँ प्रेजेंटेशन देने जाते हैं। स्वच्छ सिटी का विरुद्ध देखिए कि वो प्रजा का इन्वॉल्वमेंट देखिए कि दूसरी बार इतने बड़े शहर में स्वच्छ भारत में सूरत का नंबर दूसरा आया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, सुविधा देने की बात हो, सबको घर देने की बात हो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास सबसे ज़्यादा सूरत में है। यहाँ झुपड़पट्टी है ही नहीं, तो हम लोगों ने ये वो पूरा ज़ीरो कर लिया है। रेलवे ट्रैक के पास में इतनी सारी जगह थी, अब देखिए कहीं पे भी रेलवे के पास में जो एंक्रोचमेंट होता है, ये चीज़ खाली करा के देखिए। अब कई राज्यों में जाएंगे वो देखेंगे कि वहाँ पूरा एंक्रोचमेंट है। यहाँ सूरत में एंक्रोचमेंट में भी एक भी हर्डल नहीं आया, वो जगह खाली होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और वही लोगों को ये आवाज़ भी मिल गए। तो ये जो सिस्टम है यहाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत का श्रेष्ठ उदाहरण है, वो सबसे ज़्यादा सूरत में है। सूरत के लोगों ने बहुत शांति देखी है, बहुत अच्छे से उन लोगों ने अपना बिजनेस एक दूसरे से किया है। अभी देखिए गोरखपुर और यूपी और बिहार में जितने भी लोगों को अपने टेक्सटाइल का बिजनेस करना है, तो पूरी ट्रेन चलती है यहाँ से। तो ये पूरी ट्रेन का कैसे यूज़ होना चाहिए, फ्रेट का कैसे ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, इंडस्ट्रियल बेल्ट देख लीजिए हम लोगों का, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट देखिए। कोई एक डेवलपमेंट, एक एयरपोर्ट का डेवलपमेंट, जब 2009 में हम चुनाव लड़े थे, ऑल्टरनेट डे पर एक फ़्लाइट, और आज 55 से ज़्यादा फ्लाइट, तो 250% का ग्रोथ अगर किसी सिटी का हुआ है तो सूरत का हुआ है। मैं 2-3 सवाल पूछूंगी, फिर मैं ज़रा यहाँ पर जो ऑडियंस है उनके पास जाना चाहूँगी। कोविड के समय में जब सब लोग लॉकडाउन लगा हुआ था, आपकी भी कुछ तस्वीरें आई कि किस तरह किचन में आप खाना भी बना
बना रही हैं, आप एक गृहिणी की तरह काम भी कर रही थी। महंगाई एक मुद्दा लगता है जब आप किचन में जाकर देखती हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में विपक्ष बना रहा है? आपको नहीं लगता? मतलब जब हम लोगों की जब हम पहले सब्जी सोने के भाव देखिए, जब शुरुआत में मेरी शादी हुई थी कब क्या भाव था, इसके बाद में क्या हुआ, आज कैसे हुआ, तो सभी चीज़ों में भाव तो बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़े हैं। और दुनिया के पैमाने पे देखा जाए तो जो यूके की, ब्रिटेन की सबसे बड़ी इकोनॉमी के पछाड़ के हम 5वें नंबर पे आज खड़े हैं। तो ये अमेरिका में देखिए, जब वर्ल्ड टूर पे लोग जाते हैं, या तो यहाँ कोविड के बाद में सब लोग गए, सबसे ज़्यादा ये बार सूरत के लोगों ने भारत में घूमना पसंद किया, क्योंकि अभी कई कंट्री ऐसे हैं कि जहां कोविड से लोग उभरे ही नहीं हैं। तो वहां कोविड से उभर के आगे बढ़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने बिजनेस को आगे ले जाना और इसके साथ साथ में चलना। यूक्रेन वॉर के कारण जो महंगाई में या पेट्रोल के दाम के ऊपर जो इफेक्ट इनडायरेक्ट हुआ है, सभी कंट्रीज़ को हुआ है। कल ही आप स्टेटमेंट उसका देख लीजिए। और इसके उभरने के लिए पिछले महीने ही जो हम लोगों का जो महंगाई भत्ता जो आंकड़े आए, कल पीयूष जी बता रहे थे कि इसमें भी हम लोगों ने कम किया है जो खरीदारी के लिए। तो ये मुद्दा इसीलिए नहीं बनता है कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, लेकिन इसके उभर के आगे आने में सबसे बड़ा रोल रहा भारत का और प्रधानमंत्री का। G20 समिट होने जा रही है। अब देखिए पूरी दुनिया की नज़र इसके ऊपर है। जब इतना भरोसा उन्होंने किया है तो ये भाजपा की सरकार भरोसे से चल रही है। दर्शना, बीच में मैंने अभी आम आदमी पार्टी का नाम लिया तो आप हंसी थी, वो उसकी क्या वजह? इसलिए कि कॉरपोरेशन के चुनाव के समय में कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण ऐसा होता है, और कांग्रेस यहाँ है ही नहीं, तो वहाँ उसके मुवत उनके पास चले गए। और वहाँ जाने के बाद में वो लड़कियाँ हमारे पास आ गई है, उन्होंने क्या गलतियाँ करी है। अगर मैं चाहती थी कि आप लोग अपने शो में ऐसी लड़कियों को बुलाइए जो पार्टी छोड़ के हमारे साथ आई है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी आज तक उनके पास में है। देखो, अगर आप कहीं पे जाते हो तो आपकी सोशल मीडिया तो आप मैनेज करते हो, उन्होंने तो पूरा उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। 3 लड़कियां आई हमारे पास, तीनों लड़कियों का आप एक बार इंटरव्यू कर लीजिए जो आप पार्टी छोड़ के हमारे पास आई है। तो ये चीज़ अब बार बार नहीं होगी। अगर इनको मौका मिल जाएगा तो ये चीज़, हम लोग ज़मीन पर है, हम लोगों ने लोगों के बीच में रहे हैं। कोविड के समय में भी लोगों ने बहुत सारी लोगों की सेवा करी है। इसके बाद में भी ऐसा हुआ, स्थानीय मुद्दों के कारण चुनाव कई पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन जब गुजरात की बात आती है, गुजरात की अस्मिता की बात आती है, महिलाओं के सम्मान की बात आती है, सब लोग ये मुद्दे को पीछे छोड़ के आगे जाएंगे। क्योंकि अस्मिता में तो ये देखा जाए कि ये आम पार्टी के लोगों की जबान जो है, जो महिलाओं के प्रति, आपको पसंद आई क्या? 100 साल की माता को राजनीति में घसीटना, उसके लिए कुछ अनाप शनाप बोलना, ये संस्कृति हमारी नहीं है। और गुजरात की संस्कृति की अस्मिता की बात आएगी। हम लोग जो ये कैंपस में बैठे हैं, ये नर्मद का कैंपस है। नर्मद नाम दिया गया था, गुजरात की अस्मिता और गुजरात गौरव बढ़ाने वाला गीत जो है ना, जो हम लोग गुजरातियों को सम्मान देता है, ये यहीं से शुरू हुआ है। तो ये गुजरातियों की पहचान है। जो उसको जो ठेस पहुँचाएंगे उसको वो लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। भाषा तो कांग्रेस के नेता भी ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका संस्कार, उनको मुबारक। हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिली है, हमारे जो संस्कार है, हमारा जो प्रोटोक हुआ, हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि महिलाओं के प्रति कैसे सम्मान रखना, कैसे आगे महिलाओं को लेके जाना, महिलाओं को राजनीति में सिर्फ चेहरा न बनाते हुए, सिर्फ उनका किस तरह से उनको प्रमोशन किया जाए, किस तरह से उनमें जो कलाएँ हैं, या तो उनमें जो आर्ट है, या तो उनके पास में जो खूबी है, उसको कैसे उजागर किया जाए। तो ये सबके लिए काम है। आपने पूछा तो मैं बता दूं कि पूरे देश में एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा लोगों को काम देने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा महिला जुड़ी है। और यही जगह पे है जहाँ पे महिला घर पे बैठ के काम करती है। जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की काम करते हैं, घर पे बैठ के महिला काम करती है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाती है, वो चीज़ भी यहाँ पे ही है। दर्शना बहन, एक और सवाल इसी से जुड़ा हो, क्योंकि आपने ये बात कही, जो तस्वीरें बार बार वायरल की जा रही हैं दोनों ही पार्टी की तरफ से, भीड़ की तस्वीरें हैं कि किस तरह जनता का हुजूम उनको सुनने के लिए आ रहा है। रोड शो में भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, लोग आ रहे हैं, ये भीड़ क्या जता रही है फिर?
देखो आप तो मुझे भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ बैठी हो रही सब पब्लिक को पता है, कई तंत्री भी बैठे हैं। मैं जानती हूँ कि राजनीति के समय मतलब जब चुनाव का समय होता है तो ये फ़ोटो नहीं छापने चाहिए, लेकिन मैं तो सामान्य फोटोग्राफर की लड़की हूँ। आज ही मैंने मेरे चुनाव के दौरान जिसमें आपका टाइम बदला गया, उस समय मैं जहाँ रैलियाँ कर रही थी वहाँ पर आप पार्टी के कार्यालय पर ताला लगा हुआ था और मेरे साथ में भीड़ थी, तो क्या आप उसको गलत बोलेंगे? ये सच बात है। वो जो खुद तस्वीर मैंने निकाली है वो चीज़ आज मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाली है। अगर एक बार चाहे तो यहाँ के लोग भी वो मतलब प्रिंट मीडिया वो दिखा सकती है कि सच में है कि नहीं ये चीज़। वहाँ पे वो जो उनका गुब्बारा फूट चुका है। कल मैं पीयूष जी के साथ गई, हम लोग कई बार ऐसा हुआ फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर चाहे बहुत सारे कार्यालय आए, तो उन्होंने बार बार पूछा कांग्रेस कार्यालय कहाँ पे है, क्यों यहाँ पे कुछ लोग नहीं है, आपका कार्यालय कहाँ गया। सभी जगह के फ़ोटो मेरे पास है। अगर मैं एक सामान्य फोटोग्राफर की लड़की यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरे मोबाइल में से आपको मैं फ़ोटो दिखा सकती हूँ, ये कार्यालय पे ताले लगे हैं। तो कार्यकर्ता की भीड़ करना, वो एक ही भीड़ हर जगह पे जाना, हर कैंडिडेट के पास जाना और वो चुनाव में अपना एक माहौल खड़ा करना, वो चीज़ नहीं है। और हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख से लेके हम लोग ने पूरी, अगर मैं मंत्री भी हूँ रेल मंत्री, लेकिन मेरा 78 नंबर के बूथ पे मेरे वार्ड में मेरे 1500 वोट में से सबसे ज़्यादा कितने वोट आए उसकी मीटिंग करनी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये हमारी पार्टी का कल्चर है, हमारे सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो हम लोग ज़मीन पर है और वो लोग मीडिया पे है। हवा हवाई कह रही हैं आप? वही है दर्शनाबेन, क्योंकि कांग्रेस का आपने जिक्र किया, अशोक गहलोत जो यहाँ पे लगातार पिछले कई महीनों से डेरा जमाए हुए हैं, एक महिला होने के नाते आपसे सवाल पूछूंगी। एक बहुत ज़्यादा चर्चित अभी इस वक्त जो केस चल रहा है उसको लेकर अशोक गहलोत ने कल एक बयान दिया और वो ये बयान दे रहे हैं और निशाना आपके ऊपर साध रहे हैं, मतलब बीजेपी पर, कि आफ्ताब ने जिस तरह से जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ उसको आप लोग सिर्फ सांप्रदायिक चश्मे से देख करके इस चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था ये तो एक दुर्घटना थी और सालों साल से ऐसा होता आया है, इसमें नई बात क्या है? देखिए, ऐसे जितने भी केस हुए हैं आज तक, इसमें किन्होंने राजनीति करी, हमने करी या उन्होंने करी? जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे किस्से पकड़ के राजनीति करने का काम उन लोगों का है और हम लोगों का काम है सच्चाई लोगों तक ले जाना। और सच्चाई में आज नार्को टेस्ट हो रहा है आज उसका भी, और लोगों को पता है। और आप जितना कुछ दिखाती है ना, अब कैसा था, पहले चुनाव लड़े जाते थे तो लोगों को पता नहीं थी ग्रास पे क्या होता, अब तो सबके पास मोबाइल है। हमारी तो फोटोग्राफी की दुकान बंद हो चुकी है, कोई फ़ोटो खिंचवाने स्टूडियो पर आता नहीं है, लेकिन सबके हाथ में जितने भी मोबाइल से वो मोबाइल से सब खींचना शुरू कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ दिखती है उसी के बारे में बात होती है। किसी की बयानबाजी के साथ में लोगों को ये पता चल जाता है कि भाई क्या हुआ, राम मंदिर के नाम पर उन्होंने कितनी राजनीति करी है, स्कूल के मॉडल के नाम पर कितनी करी है, ये जो हमारे यहाँ सूरत में भी करी है, उन्होंने दवाखाना के नाम पर कितनी राजनीति करी है। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ उन्होंने राजनीति नहीं करी। मैं दिल्ली में 2009 में गई थी, मैं यहाँ मल्टी स्टोरीज में रहती थी, मैंने सोचा मैं वहाँ बंगला साउथ एवेन्यू का ले लूँ। वहाँ पे गार्डन होता था क्योंकि मेरे ससुर 90 ईयर्स के थे, तो हम लोगों ने सोचा हम यहाँ रहेंगे। वहाँ ड्रेनेज का पानी वहाँ आ रहा था, मतलब वहाँ की हवा देखिए। ये फ़ोटो मैंने डाली है, तो मैं यहाँ भी मल्टी स्टोरी में रहती हूँ, अब तो मैं वहाँ भी मल्टी स्टोरी में रहती हूँ, तो दोनों की हवा का फ़र्क देख लीजिए कि कैसी दिल्ली है और यहाँ क्या है। तो गुजरात में राजनीति करने, मैं तो गुजरात के पहले गोवा के चुनाव में मेरी जिम्मेदारी थी, मैं 40 दिन रही। मैंने जो देखा कि वहाँ एयरपोर्ट पे उतरने के बाद में जहाँ जहाँ इतने बड़े पोस्टर्स, आपको लगा ये फंड कहाँ से आएंगे। वहाँ तो ममता के भी बैनर थे, एक भी जगह डिपॉजिट भी गुल हो गई। अब कैंडिडेट जितना तो दूर, उनकी डिपॉजिट भी नहीं आई और वो अपनी राजनीति, अपने को पार्टी के स्टेटस के हिसाब से अपनी पार्टी का नेशनल स्टेटस मिल जाए इसलिए वो लोग राजनीति करते हैं। हिमाचल से उन्होंने विड्रॉल कर लिया, अब गुजरात में उनको मौका मिल गया है तो गुजरात की जनता उसका जवाब दे देगी। गुजरात की नहीं, सूरत की जनता ही दे देगी। और सूरत में जितने भी उनके लीडर्स हैं वो मेरे क्षेत्र से, मेरे सातों कैंडिडेट इतने मजबूत हैं, जो सातों रिपीट है, वो ज़मीन पर है, इसमें से 3 मंत्री है और हम लोगों ने कई दिनों से हम लोगों के बीच में बसे हुए हैं, हम उनकी डिपॉजिट गुल कर देंगे। गुजरात से इतना प्यार क्यों हो गया अरविंद केजरीवाल को? क्यों बार बार गुजरात? वो तो गुजराती पूछने की भी, सीखने भी कोशिश करते हैं। दिल्ली में भी हम लोगों ने बहुत ऐसा माहौल देखा है, हम लोगों को देखकर लोग केम छो मजामा छो ऐसा करते हैं, तो उनको और ज़्यादा आ जानी चाहिए थी। इतना 6 महीने से दौरा है तो उससे ज़्यादा तो सोनिया जी ने अच्छा हिंदी सीख लिया है। तो अभी तक वो गुजरात
गुजराती सीख नहीं पाए हैं। तो गुजरात के प्रति प्रेम क्या है, अच्छा लगा होगा उनको, लगा होगा कि गुजरात मॉडल मुझे कहीं और लेके जाना होगा, तो सीखने आते होंगे। गुजरात मॉडल से वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वो तो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों को तो दिखता नहीं है दिल्ली मॉडल, उनको गुजरात मॉडल अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग बार बार आते हैं। यहाँ पे फ्लाइट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, उड़ान स्कीम इतनी अच्छी है, लोगों का प्यार, खाना बहुत अच्छा खिलाते हैं लोग, यहाँ साफ़ सुथरा शहर है, साफ़ हवा है, तो उनको तो वैसे भी सर्दियों में थोड़ी उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, वहाँ जाना पड़ता है सेंटर पे, तो इसके बदले में ये साफ़ हवा में रहेंगे तो अच्छा रहेगा उनको। ठीक है दर्शना जी, मैं ज़रा ऑडियंस के पास जाऊँगी, कुछ सवाल अगर ऑडियंस भी आपसे जानना चाहती हैं। जी, गुड इवनिंग मैम। आपने बताया कि जो आपकी 3 लड़कियां आपके पास आई थी उनका सोशल एक्सेस अभी भी उन लोग के पास है, तो ये एक मूलाधिकार पे हुए हमला हुआ उनके, तो जब आपके पास आई तो आपने फिर उनके लिए क्या कदम उन्होंने उठाए? नए अकाउंट खोले हैं, उन्होंने अपना बीजेपी का अकाउंट खोला है, जो रूता काकड़िया करके लड़की है उसी ने ये स्टोरी मुझे बताई है कि भाई हम लोगों के उनको हर रोज दिया जाता था कि 10 फोटो डालना है, ये करना वो करना है। तीनों लड़की अभी मेरे क्षेत्र में चुनाव लड़ी है, भावना सोलंकी है, उनके फादर की डेथ हुई है, और तीसरी लड़की है वहाँ पे कतारगाम में आई हुई है। आप आज भी देखिए कि वो जो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव लड़कियाँ थी, पढ़ी लिखी थी, वो हमारी पार्टी में आ चुकी है, हमारे साथ खड़ी है आज। हाँ, पर उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया आपने? क्या एक्शन लेना, ये मतलब सोशल मीडिया पे वो उन्होंने नए अकाउंट खोल लिए, वो अपने बीजेपी के साथ में है, वो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप पार्टी के साथ में वो जुड़ी हुई थी तो ये पूरे जितने भी अकाउंट है इसमें से फेक अकाउंट के माध्यम से कुछ ना कुछ चलता रहा होगा। हमारी आईटी की टीम इतनी मजबूत है, हम लोगों के कार्यकर्ता, हमारे बीजेपी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सब अपनी अपनी सोशल मीडिया की टीम चलाते हैं, लेकिन ऐसे किसी के अकाउंट से कुछ उठा के कुछ नहीं करते। ठीक है, थैंक यू। अंत में चलते चलते, क्योंकि सोशल मीडिया की आप बात कर रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव जो है आजकल सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं वही किसी को जिता भी सकती हैं, हरा भी सकती हैं। आपको भी लगता है ऐसा कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो चुका है? नहीं, प्रभावशाली तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग जितना भी वहाँ पे आ गए। जैसे सब लोगों को अभी पता चलने लगा है कि व्हाट्सएप से न्यूज़ के ज़्यादा हम लोगों को जो अफवाहें फैलती है, क्योंकि एक वायरल हो जाता है धड़ाक से, लेकिन उसके बदले में उनकी ऑथेंटिसिटी को तपास कर उनको निकाल कर बाद में उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो ये भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं चलती है। और सोशल मीडिया में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम की स्टोरियां हैं, ट्विटर हैंडल है, और इसके साथ में प्रिंट मीडिया तो अभी भी ऐसे बैठी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि प्रिंट इंडिया ने अपना रोल ख़त्म नहीं किया। वो जो प्रहरी है, समाज के तीसरे प्रहरी है, उन्होंने अपना रोल कायम रखा है, तो इनके प्रति सम्मान रखने वाली भी कई लोग हैं जो सुबह का अखबार की राह देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शना बेन, इतना आपने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिया, और ख़ास तौर पर जो महिला होने के नाते जो आपने अपना सफ़र तय किया है उसके बारे में भी आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने।